तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके सारे क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। एनालिसिस मीन्स कहाँ से क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में, कहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, कितना क्या लेवल है इस मॉडल पेपर का और क्या उम्मीद किया जाता है कि कितना लेवल होगा जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है 12th का उसके पेपर का। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो शांति क्लासेस पेश करता है आपका बिहार बोर्ड फिजिक्स सैंपल पेपर 2025 का एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कोचिंग का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये हमारे कोचिंग के कुछ टॉप रिजल्ट्स हैं जो हमारे बच्चों की मेहनत के कारण हालिया बोर्ड एग्जाम्स में मिला है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार अपना इंट्रोडक्शन भी मैं दे देता हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आज़ाद और मैं बीटेक कर रखा है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और एमटेक भी कर रखा है मैंने थर्मल इंजीनियरिंग से। ये आप मेरे बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए शांति क्लासेज का सॉल्यूशन एनालिसिस फॉर द फिजिक्स इंटरमीडिएट एग्जाम 2025। सॉल्यूशन हमने इस पेपर का देख लिया था। सॉल्यूशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो हम लोग बस फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल तो। और इसका सॉल्यूशन जो है वो एक एक क्वेश्चन का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू हो या फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन किया गया है। पूरा एमसीक्यू का आपका 1 घंटे का 1-2 घंटे का वीडियो, 1-1.5 घंटे का, उसमें सारे एमसीक्यू डिस्कस किए गए हैं। 70 क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया और वहाँ पर भी डिस्कशन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आया तो किस प्रकार के क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में तो भैया जो आ रहा है वही आ रहा है और वही आएगा। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आता है, तो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को आपको देखना चाहिए जो डिस्कशन मैंने किया है। उसके बाद आप लोगों को मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिटेल में किया है और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो है। एक वीडियो में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस है और एक वीडियो में आपका लाइव करके मैंने सारे एमसीक्यू डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। कहता दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स अ डिटेल्स रिव्यू फॉर द फिजिक्स सैंपल पेपर फॉर द 2025 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पूरे हम लोग प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं कि क्या आया है और क्या आएगा, दोनों चीज़ें। जैसे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मुख्य पॉइंट क्या क्या होगा भाई। तो कहता चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया है इस पेपर में। ठीक है, और इसी से उम्मीद लगाएंगे कि कितना भाई कौन से चैप्टर से अगले एग्जाम जो हमारा होने वाला उसमें आने वाला है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या लेवल है पेपर का और क्या लेवल पेपर का रहने वाला है, ताकि हमारा प्रिपरेशन का भी लेवल उसी प्रकार का रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के जाएँ और यहाँ पे हमारा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगला है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे पर लोड न रहे। बच्चा क्या करता है, शुरुआत में तो बहुत अच्छे से उसका प्रिपरेशन रहता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। जब बच्चा जस्ट 12th में जाता है, 11th बच्चों सोचता है कि यार नहीं पढ़ेंगे, चलो 12th में पढ़ लेंगे, पर 11th तो किसी प्रकार से निकाल लेता है, जोश में 11th में भी जाता है, पर अंत में वो जोश ठंडा हो जाता है। ठीक है, फिर 12th में सोचता है कि नहीं 12th में तो अच्छे से पढ़ेंगे। 12th में 1-2 महीना बढ़िया से पढ़ता है, उसके बाद फिर सिलेबस उसी प्रकार से निकल जाता है किसी प्रकार से। लास्ट में उसको पता लगता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर छोड़ देते हैं, वो चैप्टर छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, ये नहीं रिवाइज हो पाया है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, सारा चीज़ हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं प्रोबेबल क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन आया तो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोबेबल क्वेश्चन का कोई मतलब जिसको कहते हैं गेसिंग क्वेश्चन, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिसने अगर मॉडल पेपर सेट किया, अगर वही अगर आपका बोर्ड एग्जाम का ही पेपर सेट करता है, कोई ऐसा हो सकता है कि कभी कभी होता है कि जिसने मॉडल पेपर बनाया है उसको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो बोर्ड का पेपर ना बना पाए। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है, सब बढ़िया रहता है और बोर्ड का पेपर वही बनाता, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग गेस कर ही लेंगे। ठीक है, कि ये दिया है तो क्या देने वाला है। ठीक है, इतना तो हम लोग हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे रिकमेंडेशन फॉर हाई स्कोर्स, अच्छा नंबर लाने के, नंबर तो नहीं आता है 80% तक नंबर तो मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चा भी ला सकता है, अगर पढ़ ले पूरा सिलेबस कवर कर ले तो 80% नंबर लाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई स्कोर 90% तक कैसे जाना है। ठीक है, टॉप कैसे करना है। ठीक है, तो टॉपर्स कैसे बनना, इसके लिए हम लोग रिकमेंडेशन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पेपर ओवरव्यू। पेपर ओवरव्यू मतलब सर कि हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर जो मॉडल पेपर आया है
उसमें क्या लेवल है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है वो देखने वाले हैं। कहता टोटल नंबर था 70 नंबर का थ्योरी पेपर था ये, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया था। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया था, उस दौरान आप लिख नहीं सकते हो, फिर भी ये टाइम काफ़ी क्रूशियल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। वो उन बच्चों के लिए भैया जो पूरा पेपर को डिटेल में लिखता है। जो बच्चा ऐसे ही बेगारी कर रहा है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिया, उसके लिए तो ऐसे ही टाइम बच गया, ठीक है। तो हम उस बच्चों की बात कर रहे हैं जो 100% को पेपर लिखने वाला है और 100% स्कोर को टारगेट कर रहा है। 100% में 20-30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल का ही देना है, उसमें 6-7 नंबर काट ले रहे हैं वो, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत हो जा रहा है, वरना मेरा ही बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। अच्छा स्कोर किया है, लेकिन वो 95 से ऊपर जाने के लिए ना, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल में जो नंबर दे रहे हैं, क्योंकि वो गांव के कॉलेज स्कूल होते हैं तो वो नंबर नहीं देते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों देते हैं, डरते हैं वो लोग। स्ट्रक्चर क्या था, कहता सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें 25 आपको अटेम्प्ट करना था और प्रत्येक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, कोरोना के बाद से पैटर्न आ रहा है कि आपको 100% ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। 100% हर एक क्वेश्चन पर एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपको रहता है, ठीक है। वो नहीं बने तो वो बना लो, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर बहुत आसान हो जाता है और पेपर में स्कोर करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। आप क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन पकड़ लेते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं बताया, अरे ये क्वेश्चन तुमको 100% क्वेश्चन थोड़ा ना करना है, तुमको तो भाई हर एक के लिए दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ है। एक आध दो क्वेश्चन, अरे 10 क्वेश्चन, 50 पर 35 क्वेश्चन में भी अगर 70 में 35 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया रहेगा, यानी आधा सिलेबस भी तुम पढ़ के जाओगे, तब भी तुम 100% स्कोर कर सकते हो। उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसलिए स्कोर करना मुझे लगता है कि आसान है, ठीक है। कहता सेक्शन बी, कहता है 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 ही को अटेम्प्ट करना था और सभी 2 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे, ठीक है। अगला था सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो था वो 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें 3 ही आपको अटेम्प्ट करना था और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। तो ये था उसका पैटर्न, ठीक है, जो आप जानते ही हो, लगातार ये हर साल इसी प्रकार पैटर्न पे आ रहा है क्वेश्चन। अगला है की चैप्टर एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से की चैप्टर थे और किस प्रकार से कौन कौन चैप्टर से नंबर आया है, ठीक है। तो मोटा मोटी करते हैं, ऐसे हर एक चैप्टर पे चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैकेनिक्स, कहता मैकेनिक्स मतलब सर, मैकेनिक्स तो सर 11th पढ़ना था। मैकेनिक्स मतलब मोशन की बात करें, जहाँ चार्ज मोशन से रिलेटेड चीज़ें हो, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज से रिलेटेड या मोशन से रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो 20% टोटल मार्क्स का था, ठीक है। 20% क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इससे क्वेश्चन 25% थे, 25% क्वेश्चन, यानी 100 में 25 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से थे, ठीक है। ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और आपको एक वेव ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ऑप्टिक्स में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके पूरा चैप्टर का नाम है, तो वो एक ऑप्टिकल वेव, ये 2 चैप्टर मिला के आपको 15% क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिला है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी, थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस आपका जो है वो आपका 11th में ही पढ़ना है, लेकिन उससे जो रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जैसे जहाँ पे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे फोटोन वगैरह का क्वेश्चन है, ये 12th में है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर का जो भी फिनोमेना है, फोटोन, एनर्जी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो 10% क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिला। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, ठीक है, एटम, न्यूक्लियस, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, ये सबसे क्वेश्चन जो आया है वो 10% क्वेश्चन आपको इससे आया। और अदर टॉपिक जैसे वेव है, सेमीकंडक्टर है, इससे आपको 20% के क्वेश्चंस देखने को मिला है इस पेपर में, ठीक है। तो ये था आपका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगला है क्वेश्चन डिफिकल्टी एनालिसिस, ठीक है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी क्या रहा है। कहता इजी क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो भैया बहुत ही आसान था, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये 50% क्वेश्चन तो हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो कर सकता है। ये 50% क्वेश्चन, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 50% क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही आसान थे और 30% जो क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, वही कर सकता है। और कुछ क्वेश्चन तो भैया मुश्किल थे, जो कि 20% क्वेश्चन रहता है और हर वक्त रहता है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन रहता है, जिसको अच्छे से, जिसके अंडरस्टैंडिंग है, जो समझता है, प्रैक्टिस कर किया है, वही बना सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उठा पुठा गेस गाइड रटा और जाके बना दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रट लोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। 50% नंबर तो भैया आप हल्का फुल्का जो गेस गाइड करके आप सिलेबस कवर करके गए हो, याद रखे गए हो, ठीक है। और जो पढ़ भी नहीं करेगा उसके लिए आसान क्या, ठीक है, जो आज तक देख भी नहीं किया है, कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है, कभी प्लट के कॉपी नहीं देखा है, तो उसके लिए आसान क्या मुश्किल क्या।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट दैट स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर वेल कैन इजीली अचीव 80 to 90% मार्क्स। ठीक है, यानी कि जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो 80 से 90% मार्क्स आसानी से ला सकता है, उसमें उसे कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्या है सर? न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अच्छा अलग ही खौफ है लोगों में। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो टीचर होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। कौन से टीचर? जो गांव के टीचर हैं, क्योंकि खुद उन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया है। हाँ, जो जेईई वगैरह तैयारी कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको छुड़ा रहता है। तो हर किसी के साथ थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, गाँव के बच्चे के पास न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको देखने में नहीं पता लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ पे आया है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। कहता कहाँ आया सर? कहता है अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 30% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है, आपको नहीं दिखता है 30% क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेशन को भी न्यूमेरिकल पेपर में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो डेरिवेशन है उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल हर जगह घुसाया हुआ है। आप उसको इसलिए नहीं क्योंकि फॉर्मूला है तो उसको कहते हो न्यूमेरिकल नहीं है, नहीं, वो सभी चीज़ें न्यूमेरिकल में ही आता है। ठीक है, तो 30% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि कम नहीं होता है। ठीक है, अगला कहता है डोमेन्स जहां से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो कहता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, इन सभी जगहों से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, कहता न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर कंसिस्ट प्रैक्टिस टू स्कोर वेल। कहता न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर लगता है कि एक क्वेश्चन लगा लेंगे न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। साल भर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मैथ का प्रैक्टिस आप करते हो। अब क्या उपाय है सर? आप बताइए कि अब का वही उपाय है कि आप क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप उम्मीद करते हैं कि आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय है। बाकी एक और उपाय है, ठीक है, हर किसी का जुगाड़ है। तो एक और उपाय है, उपाय ये है कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ते जाओ, क्योंकि आपके पास 50% ऑप्शनल क्वेश्चन है भैया, तो 30% अगर ये न्यूमेरिकल है भी तो क्या हो गया? ठीक है, उसको तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हो सीधे सीधे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही जो न्यूमेरिकल देखने को मिला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये जो है 70 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन ही करने हैं उसमें, तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं तो भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगला रिकमेंडेशन फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन है, अभी के समय में आप क्या कर सकते हो? कहता पहला, फोकस ऑन वेटेज वाइज चैप्टर्स। जो चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस पर आप फोकस कीजिए, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी कि 2 चैप्टर पे मेनली आपको फोकस करना है। पहला दूसरा जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के से 2 चैप्टर है। पहला चार्ज और फील्ड, दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह में आता है। ठीक है, इसको कवर करना है। एक और चैप्टर आप करंट भी कवर कर लेना लगे हाथ। ठीक है, क्योंकि आसान है, करंट आपने बचपन में पढ़ा है। उसके बाद ऑप्टिक्स के जो दोनों चैप्टर हैं उसको कम से कम, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे काम चल जाएगा, नहीं, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर वो वाला और 1 चैप्टर ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, और जो मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा सर? हमको जा करके बताइए कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जहाँ पे Q1 Q2 लिखा रहे ना, ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है कलर आपको। कहता जहाँ पे Q1 Q2 लिखा रहता है, अगर वहाँ पे M1 और M2 लिख दो। ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे K लिखा रहता है, K मतलब ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहीं पे आप इसमें बड़ा वाला K कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, बस इसको रिप्लेस कर दो तो सारा का सारा डेरिवेशन आपको उसी प्रकार का रहेगा, सब चीज़ उसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो एक को कवर कर लोगे, दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भाग भरोसे रहो। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है और अभी से शुरू कर रहे हो तो ये आपका उपाय है कि कम से कम, अभी भी समय है, कम से कम आप ये 2-3 चैप्टर शुरू वाले, ठीक है, और ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स कर लीजिए, ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों आप कंप्लीट कर लीजिए। इतना भी कर लीजिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। जो पेपर आ रहा है वो हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ आ रहा है, कुछ नया चीज़ है, नहीं। ठीक है,
कहता रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड की डेरिवेशंस, कुछ नहीं करना है। तो देखो मैथ और फिजिक्स में फॉर्मूला आप रिवाइज कर जाइए, फॉर्मूला लिख के रखिए, चिपका के रखिए, उसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला भी अगर याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ढेर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी फॉर्मूला का जैसे डेरिवेशन आया, तो डेरिवेशन तो तब ना कर पाओगे जब फॉर्मूला पता है, ठीक है। अगर डेरिवेशन आपको पता है तो फॉर्मूला तो ऐसे ही पता है आपको, तो फॉर्मूला आपको करना है, फॉर्मूला पता रहेगा तो आप वहाँ तक आप कैसे भी पहुँचने की चेष्टा करोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है सोल्व मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मैं बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए आप सोल्व करिए, ठीक है। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सोल्व कर लिया है 5-6 गो, ठीक है, कम से कम 2008-2007 तक आप सोल्व करिए, 2007 तक के पेपर को आप सोल्व कर जाइए, ठीक है। उससे अगर इतना सोल्व कर लेगा, ऑब्जेक्टिव अगर पूरा आपने बना लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको जितने भी क्वेश्चन है आपको 90% ऑब्जेक्टिव ऐसे मिलेंगे जो पहले से आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये आपने क्वेश्चन बनाया है, नहीं बनाया है तो आपको लगेगा कि सर कुछ पढ़ाई भी नहीं किए हैं, क्वेश्चन तो कुछ और आ गया, पढ़ाई कुछ और है, ये सोचते रहोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें लग रहा है नया क्योंकि तुमने आज तक कोई क्वेश्चन किया नहीं है। टीचर तो थ्योरी भी पढ़ाते हैं, जो बुक में रहेगा वो पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट तो भैया वो एग्जामिनर कर रहा है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है जो, ठीक है। तो हम लोग तो मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको भी तो प्रैक्टिस करना है, क्लास में कितना कराया जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप करिए। अगला है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने की कोशिश कीजिए फिजिक्स में ऐसा नहीं खाली पढ़ कर रट कर ये से काम नहीं चलेगा। अगर न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस बना के देखिए। ऐसा नहीं कि दिन भर न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इतना भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि आपने देखा कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला हमने याद कर लिया, इसमें वैल्यू दे देंगे बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सोच लेने से नहीं बनेगा। आपको 1-2 को बनाकर देखना है कि हमसे बन जाता है कि नहीं बन जाता। अगर बन जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि 10-10, 20-20 क्वेश्चन एक ही टाइप के करने के लिए बैठ गया, नहीं। अगर एक क्वेश्चन हमसे बन गया तो दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। मतलब सेम टाइप के दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको भी बनाकर एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं सीधे एग्जाम में बनाएंगे, नहीं, उसको बनाकर देख लीजिए। अगर बन जाता है तो फिर से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कहता है पे अटेंशन टू न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस, कुछ नए टाइप के क्रिएटिव क्वेश्चन भी डाले गए हैं, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कहता है जैसे कहता है वाई द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस हायर देन द डेंसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। ये पहले कभी देखने को नहीं मिला ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है कि आपके में भी आए, ठीक है। चांस कम है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शनल क्वेश्चन है ना जी, अगर आ भी गया तो छोड़ सकते हो ना, कि उसी के पीछे पड़े सर ये बताइए भी नहीं किए। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके देखिए, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन देखो, जानता है बच्चा है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना बच्चा कहेगा सर लिखवाया हुआ नोट्स में नहीं है। अरे तुम जान रहे हो डेंसिटी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, हर कोई जानता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास, जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है सभी के सभी उसी में इकट्ठा हुआ है, ठीक है। और जो बाकी चारों ओर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे ही बहुत कम होता है, तो डेंसिटी जाहिर सी बात है कि एटम का कम जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। इसी को लिखना है, लेकिन चूंकि तुम्हारे नोट्स में लिखवाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद ही किसी के नोट्स में लिखवाया हुआ होगा, ठीक है, तो लिखवाया हुआ नहीं है तो तुमको लगता है बड़ा मुश्किल हो गया क्वेश्चन, ये तो कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ाया हुआ नहीं गया, क्या लिखे, तो अपना दिमाग पर जोर देना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा अधिकतर क्या हो गया है कि रट्टा मार के जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन उसको नोट्स में कराया गया उसी को रट के जाएगा, वही लिखेगा। अगर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आ जाए जो उसके नोट्स में ना मिले, तब बच्चा अपना क्रिएटिविटी लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, जो पढ़ा उस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बस रट्टू बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं, रटने के लिए इसी प्रकार का एग्जाम हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, कहता हाउ इज अल्टरनेटिंग करंट मेजर्ड बाय अ हॉट बाय अमीटर। शायद ये क्वेश्चन तो पहले कभी आया है, ठीक है, लेकिन हाल समय में बहुत दिनों से ये देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो कहता है अल्टरनेटिंग करंट के हॉट बाय अमीटर से मेजर करते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कई बार आया, इस पर कहता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ये किससे करते हैं, तो सब लोग पढ़ रखा है, रट रखा होगा, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन तो मैं कर ही चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता आगे क्या है भाई, कहता सजेस्टेड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सजेस्ट किया जाता है आपको कि इस सब क्वेश्चन को ऑप्शन देख के जाना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कौन कौन है, जैसे डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार आया है, और चूंकि डिटेल में आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद सब चीज़ पूछ लिया है, ठीक है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होता है, किसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे डायमंड का सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है जी, तो 2.42, ठीक है। तो सबसे कम किसका होता है जी, तो सबसे कम वैक्यूम का होता है, एयर का नहीं, वैक्यूम का होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना, तो समझ लो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मैंने कह दिया तो कह दिया बस, ठीक है। आप क्यों मत पूछना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, एग्जाम होने दो, कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा वो तो डिपेंड करता है उस पर, एक ही क्वेश्चन देके संतोष कर ले, या उसको कोई और 10 क्वेश्चन मिल जाए उस समय और उसको मिले भी नहीं मार्क्स उतना, क्वेश्चन ढेर सारा बनाना है ना। तो उसमें क्या होगा कि ढेर सारा क्वेश्चन बना रहा है उसमें, तो उसको मार्क्स खत्म हो गया, 2 नंबर वाला में खत्म हो गया, उसको 20 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना था उसको लेकिन नहीं बना पाया, तो उसको कहीं और डालेगा, लेकिन डालेगा वो, ठीक है। तो वो मार्क्स कितने नंबर का होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन इससे इसको देख लेना है, डिफाइन और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगला है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मतलब किसी स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ सकता है। इस बार भी आया था। इसको स्ट्रेट कंडक्टर का समझ लो कि करंट का या स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला आपको देख लेना है, ड्राइव डेरिवेशन उसका देख लेना है। डेरिवेशन आएगा तो जैसे बात है 5 नंबर में आएगा, या फिर देने वाला तो कैसे भी दे सकता हूँ, 2 नंबर में भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है, छोटा करके क्वेश्चन को, तो उसको भी आपको देख लेना है। अगला है सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ, ठीक है। कहता ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और ये आपका 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कई बार आता है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको ढेर सारा करंट आ रहा है, कहता है यहाँ से मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है भाई, तो बताइए कि इससे कितना करंट जाएगा। तो जाहिर सी बात है किरचॉफ लॉ कहता है कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, तो 3 2 5, तो इससे कितना एम्पियर का करंट जाना वाला है जी, तो कहता 5 एम्पियर का। ये मुश्किल तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अपना प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कम से कम डाल ही देगा, तो इसको देख लीजिएगा आप अपने स्तर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि साल भर का सिलेबस एक वीडियो में डिस्कस होगा नहीं, डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो कोई देखो नहीं करेगा। कहता डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़िया से स्टडी कर लेना है, इसका डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कीजिए और आइंस्टीन के इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए, इस प्रकार से 5 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर में सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। अगला है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्राइव इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये इस मॉडल पेपर में है और मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में भी आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड नहीं आएगा, मैं तो गेस यही कर रहा हूँ कंपाउंड आएगा, बाकी आप आसपास भी अपने अनुसार पढ़ सकते हो। मेरे पे एकदम अंधविश्वास करके मत जाओ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है वो आदमी बदल गया, हो सकता है दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक है, कोई और क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो अपने स्तर से देख लीजिएगा, टेलीस्कोप भी आ सकता है, रिफ्रैक्टिव मतलब आने को कुछ भी आ सकता है, जो भी पढ़ना है आपको वो सब चीज़ आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही आएगा इस बार, उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आएगा, उसका डिस्कशन मैंने अपने वीडियो में कर रखा है, क्योंकि ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है, तो आएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, तो सब चीज़ तुम्ही को पता लग जाएगा तो तुम मेरी जगह पर नहीं आ जाओगे, ठीक है। तो उतना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या वो देगा। कहता है रिव्यू क्या है जी, तो रिव्यू फॉर द सैंपल पेपर, सैंपल पेपर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा था क्या था। कहता मोस्ट क्वेश्चन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधे सीधे क्वेश्चन था, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। घुमा कर जैसे एटम वाला मैंने बताया कि वो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा क्वेश्चन होता है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पूछ दे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसे क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिफाइन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिफरेंशिएट पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले जो टॉपिक का नाम वही आपसे पूछा जा रहा है, कुछ भी आपको अंदर भी घुस नहीं रहा है, कुछ घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सीधे से डेफिनेशन पूछ दे रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कराता है। कहता मोस्ट क्वेश्चन जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड रिपीटेड फॉर द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, और वो
पिछले साल में आया हुआ जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पता नहीं हर साल ही दे रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने गेस कर दिया कि इस साल भी वो देगा, ठीक है। पता नहीं क्यों देगा, क्योंकि मॉडल पेपर में दे दिया है वो, ठीक है। तो उसको देने का पूरा विचार है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यह था इसमें, तो आगे भी देखने को मिलेगा। कहता शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी, तो कहता जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे उसकी डिफिकल्टी लेवल इजी था और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक गया था उसका, ठीक है। कहता न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहता कैन बी स्किप्ड इज डिफिकल्ट इफ डिफिकल्ट, कहता है अगर आपको मुश्किल लगे, क्योंकि मुश्किल देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुश्किल होता नहीं है, हम लोग तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हम लोग को ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि हम लोग जेई के स्टूडेंट है, जेई में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जेई हम लोगों ने निकाला है तो हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। हम लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सारा रहे, क्योंकि हम लोग को फिजिकल क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया, थोड़ा सा भी घुमा दिया तो वो नहीं बनेगा, कुछ भी पूछ दिया ऐसा चीज़ जो आप नहीं पढ़े हो, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उससे ही रिलेटेड पूछेगा, और वो नया कितना भी नया बना ले, फॉर्मूला तो वही है, उसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा आसान लगता है, उसमें गलती होने का चांस नहीं लगता, क्योंकि आंसर आ गया, अगर ऑप्शन मिल गया तो आंसर सही होगा, ठीक है। तो उसमें गलती होने की चांस नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा तो। ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर बन रहा है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि उसमें श्योरिटी है कि आंसर मिल गया तो वो सही होगा, ठीक है। गलती होने की संभावना उसमें कम होती है, ठीक है। कहता एज ओनली 50% कहाँ गया जी, 50% ऑब्जेक्टिव नीड टू बी अटेम्प्टेड, कहता है सिर्फ आपको 50% ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, इसलिए आप जो डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कहता लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कहता सिंप्लीफाइड एंड डायरेक्ट, जितने भी लॉन्ग टाइप भी जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, वही मुश्किल नहीं, क्योंकि वो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब के सब हर साल वही आ रहा है, तो उसको क्या मुश्किल का है, क्योंकि हर साल वही आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं, ठीक है, या जो आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, या जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको समझना मुश्किल हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर साल आ रहा है। तो भाई मल्टीपल टाइम आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा कोचिंग वगैरह में या स्कूल वगैरह में, तो वहाँ भी बार बार वो क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। कहता है बहुत ही जो सिंप्लीफाइड एंड डायरेक्ट, कवरिंग स्टैंडर्ड टॉपिक्स, एकदम स्टैंडर्ड टॉपिक्स आया, लाइक गॉसिस थ्योरम आया है, ट्रांसफॉर्मर आया है। ट्रांसफॉर्मर से आसान क्या क्वेश्चन रहेगा बताओ, ठीक है। उसमें तो कोई डेरिवेशन वगैरह भी नहीं करना ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है एक्सपेक्टेड स्कोर, कितना स्कोर इस मॉडल पेपर का हूबहू आ जाता तो कितना स्कोर कर सकते थे। कहता है कि कवरिंग 100% सिलेबस, अगर आपने 100% सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, तो आप 90% प्लस मार्क्स कर सकते हो उसमें। 90% मैं बोल रहा हूँ, यानी 70 में जो 70 नंबर का पेपर है उसमें 90% सुपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल मिला के नहीं, प्रैक्टिकल में तो कितना नंबर काट लेते हैं वो पता नहीं लगता है, ठीक है। 30 नंबर में 7-8 नंबर काट लेना बहुत बड़ा चीज़। 7-8 नंबर तो कभी भी बच्चा वो भैया वो 90% से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप अपने स्तर से, ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चे के साथ यही हुआ था, वो टॉप कर जाता, अगर 5 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाता तो पूरे स्टेट में टॉप कर जाता बच्चा, ठीक है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिला तो क्या करोगे, ठीक है। कहता नॉर्मल प्रिपरेशन भी अगर करोगे तो आप 80 से 85% नंबर आसानी से ला सकते हो, ठीक है। यानी कि 100% सिलेबस कवर रहेगा, 90% भाई इससे ऊपर नंबर आना ही चाहिए, जो भी ठीक ठाक बच्चा है। ठीक ठाक बच्चा मतलब वहाँ पे देखो जो पेपर एकदम हूबहू वैसा नहीं आएगा ना कुछ आपको वेरिएशन, एक को क्वेश्चन अगर इधर उधर आ गया उसको करना है ना, ठीक है। और भाई एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर आता ही है, लेकिन उसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि भैया 90% मार्क्स लाना आसान काम है पढ़ने वाले बच्चों से, और नॉर्मल बच्चा भी नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ 80 से 85% मार्क्स ला सकता है इस पेपर में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। की गाइडेंस क्या है भाई, ठीक है, कि आपका की गाइडेंस क्या है। कहता है प्रायोरिटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स, कहता है अगर आपको हाई मार्क्स लाना है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। डेरिवेशन सबसे अच्छा और आसान चीज़ होता है, डेरिवेशन पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। डेरिवेशन क्या होता है कि उसमें याद करना कम होता है, उसमें नंबर नहीं करता है, ठीक है, और हूबहू आपको चिपना है जाके, ठीक है। न्यूमेरिकल तो ठीक है भाई, क्योंकि वो नया चीज़ एकदम है, उसमें डेटा नया है, कैलकुलेशन नया है, सब चीज़ नया हो जाता है, तो वो यूनिक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन तो वही है, न्यूमेरिकल भी है और डेरिवेशन भी है, ठीक है। 1 ईयर की उसको याद करके आप जाके चिपका सकते हो। तो सबसे आसान जो मैं मानता हूँ वो डेरिवेशन को मानता हूँ। डेरिवेशन सदैव सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। डेरिवेशन को छोड़ना ही नहीं चाहिए,
ठीक है। फिर भी कुछ बच्चों को डेरिवेशन मुश्किल लगता है तो घर पे करके जाओ ना, जो मुश्किल लग रहा है उसको वो बार बार करो। डेरिवेशन को बार बार करोगे ना तो क्या उपाय है, उस सिलेबस में है, अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो चांस तो है कि नंबर कटेगा आपका। अगर आ गया, अगर नहीं कर पाए तो नंबर तो कटना ही है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन करने गया तो थ्योरी क्वेश्चन में है कि नंबर कटने का चांस रहता है। न्यूमेरिकल में आपका नंबर कटने का चांस नहीं रहता, लेकिन न्यूमेरिकल 5 नंबर का अगर न्यूमेरिकल आ गया बाबू, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ टच नहीं करो तो बेहतर है, ठीक है। अगर भाई सब सारा क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, ऐसे देखता भी होगे कि 5 नंबर में न्यूमेरिकल नहीं देता है, न्यूमेरिकल मतलब कोई नया न्यूमेरिकल नहीं देता, डेरिवेशन देता है, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल आ गया 5 नंबर में तो उसका लेवल रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे तुमने अगर बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो बना पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तो उसको स्किप कर सकते हो, उसमें मेहनत करके समय बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। उसके बजाय आप डेरिवेशन में फोकस कीजिए, क्योंकि डेरिवेशन तुम देख के गए हो, रट के गए हो, याद करके गए हो, न्यूमेरिकल तो तुमने याद नहीं किया है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल अगर स्कोर हाई करना तो आपको न्यूमेरिकल में फोकस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव वाला न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ के हाँ 10 बार हम टेस्ट लेते हैं, सही करता है, एग्जाम में जाके दूसरा आंसर टिक करके आता है, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। न्यूमेरिकल में गलती नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल सोल्व करोगे जो आंसर आ गया तो भैया वही आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो ऑप्शन नहीं मिलेगा जी, तो तुम्हें पता लग जाएगा ना कि तुमने गलती किया, तो फिर से चेक करोगे, फिर सही करोगे और फिर जाकर टिक करोगे, तो उसमें थोड़ा सा फायदा है आपको। फोकस ऑन टॉपिक्स विथ हाई वेटेज, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपको ऑप्टिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कहता है अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन ओवरली डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया आपको कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आता है, जो कि आएगा नहीं, 100% चांस है कि नहीं आएगा, फिर भी आ जाता है, ठीक है। 100% मतलब 99% ही चांस देते हैं, 100% तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर 1% में आ जाता है तो आप स्किप करने की कोशिश कीजिए, अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन ओवर द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह पे भी देखिए, अगर नहीं बन रहा है तो उसमें ज़्यादा समय ना दें। रिवाइज द इंटायर सिलेबस एंड अटेम्प्ट मॉडल पेपर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पेपर खुद से घर पे बना के बैठ के सोल्व करोगे, ठीक है, तब जाएगा सारे क्वेश्चन से बन जा रहे हैं, ठीक है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इतना। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टीचर स्कूल में कराएंगे या कोचिंग में कराएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप घर पे बैठ के क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, उसके बाद आंसर शीट से मिला लीजिए, ठीक है। आंसर शीट ऑब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर रहबे करता है, सब्जेक्टिव का आंसर नहीं भी है, ठीक है, तो आपको पता है ना जी, आप फेयर कॉपी है, उसमें देखिए कि क्या इसका आंसर था, हमने क्या लिखा है, कितना नंबर आना चाहिए इसमें, उस अनुसार से अपने आपको मार्किंग कीजिए, ठीक है। मार्किंग करके देखिए आपका कितना नंबर आता है, ठीक है। तो क्या इंटायर सिलेबस को आप कवर कीजिए, तभी जाकर कॉन्फिडेंस फील करिएगा, बना लगे क्या पढ़ के नहीं गए हैं, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन में आ जाए, वही क्वेश्चन में आ जाएगा तब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसे दिमाग में डॉट लगते रहेंगे। डॉट का उपाय क्या है भाई, डॉट का एक ही उपाय है कि आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, तभी जाकर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। अटेंड मॉडल पेपर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला भाई पूरे एनालिसिस का, कहता दिस एनालिसिस प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सेल in the physics board exam 2025 by following the suggested strategy and practice rigorously achieving 90% plus marks is possible, ठीक है। अगर इस स्ट्रैटेजी पर जाएगा बच्चा तो 90% से प्लस मार्क्स वो आसानी से ला सकता है, ठीक है। नहीं तो बाकी तो तुम लोग जैसे कर रहे हो उसे करवे करो, ठीक है, तभी 80% तक नंबर आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो कहीं सूझ जाएगा, तो मुझे लगता है कि 80% तक मार्क्स उसको आना ही चाहिए। अगर 80% नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, ठीक है, आपने सिलेबस बढ़िया से कवर नहीं किया है, आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, या फिर एग्जाम में जाके आपने ब्लंडर किया है, ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ दिया है, कुछ और भी कर रखे हो, तभी जाके आपका 80% से ऊपर मार्क्स नहीं जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं 70, 74, 79, 78, 72 पर भी अटक जाता है, और अच्छे बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे मतलब कि उसका माइंड अच्छा है, तो उसने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है उसने रिवाइज नहीं कर पाया वो टाइम से, ठीक है, यानी किसी प्रकार से टाइम मैनेजमेंट उसका नहीं हो पाया। तो ये देखो अभी से टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे कैसे हमको कितना दिन में कौन सा चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है, ये अभी से टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से करता था कि इतना दिन बचा है तो इतने दिन में मुझे ये पेपर कंप्लीट करना था, इतना दिन में ये पढ़ना है, फिजिक्स इतना दिन पढ़ लेंगे, ये चैप्टर इतना दिन पढ़ लेंगे, इस प्रकार से पूरा एकदम टाइम फ्रेम बना कर रखना है, ठीक है, वरना अंतिम समय पर पूरा हौच पौच हो जाता है और उसी में बच्चे का नंबर कम जाता है। आता उसको सब है, लेकिन लास्ट टाइम पर वो रिवाइज ही नहीं कर पा रहा है पूरा सिलेबस को, ठीक है, सब कुछ भूल गया है वो, तो किसी प्रकार से कुछ ना कुछ नंबर लाता है। तो वही बच्चा 72-70 जो है वो चीज़ लाता है कि कुछ ना कुछ उसका सिलेबस स्किप हो गया माइंड से, ठीक है, पूरे सिलेबस का उसने रिवाइज नहीं कर पाया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, विशेष फॉर द शांति क्लासेज, ठीक है।
बेस्ट विशेस फ्रॉम शांति क्लासेज। आप लोग शांति क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा और मुझे आके बताइएगा, क्योंकि जब पेपर होगा तो हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी ग्रुप आपका है व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने दोस्तों का जो ग्रुप मंडली बना रखा है वहाँ पे इसको शेयर कीजिए। अब तो हर बच्चा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो, वो भी एनालिसिस कर ले और वो पढ़ाई करेगा तो आपको वो प्रेरित करता रहेगा ना। ठीक है, कि यार तुम पढ़ा तो ये वाला देखा, वो नहीं देखा, तो आपको प्रेरित करता रहेगा। तो समय की बर्बादी नहीं होगी, और समय की बर्बादी ना हो इसके लिए मैंने बताया कि आपको टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि आपको अगर 3 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 30 दिन बचा है, तो आपको कैसे प्रकार से पूरा सिलेबस कवर करना है, किस दिन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ये अभी से रूटीन पूरा बनाकर रखिए कि इस हफ्ता में कोई ये चीज़ कवर कर देना है। ठीक है, जब वो टाइम फ्रेम बना के रखोगे तब जब जैसे समय निकलेगा तो आपके माथे पे लोड आएगा कि अरे यार हमको अभी बस 4 सप्ताह था, 4 सप्ताह में हमको 4 गो चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करना था, तो मुझे पूरा फिजिक्स इस हफ्ते कंप्लीट कर लेना था। इस हफ्ते में भी ये आधो फिजिक्स नहीं पढ़ पाए हैं, यानी गड़बड़ है कुछ ना कुछ। और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ, आपको कंप्लीट तो करना है इसी एक हफ्ता में, क्योंकि अगले हफ्ता तो केमिस्ट्री शुरू करना है। वही 4-5 सब्जेक्ट है ना। और देखो, अगर पूरा ओवरऑल मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश में भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।